मैथ्स एक फ्रेंड की तरह है। लेकिन ये शॉर्टकट्स सम्स में लगाना कितना ठीक है? अब बच्चे ने स्टार्ट किया, बच्चे से क्वेश्चन ही नहीं हुआ सॉल्व। अब उस टाइम पे क्या होगा, बच्चा डिमोटिवेट हो गया। फियर एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है कि शॉर्ट टर्म में फियर खत्म नहीं कर सकते हम। मेरा गेम ये टेम्परेरी क्लासेस का नहीं होता है। एग्जाम शीट में वो मेथड कर रहा है, ठीक है, तो वो टीचर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हर किसी एक स्टूडेंट से जुड़ा हुआ ये मैथ्स से डर क्यों लगता है? आज मैं पहुंची हूं अंकों की क्लास में, यानी कि मैथ्स की क्लास में, और मैथ्स की जानने आई हूं यहाँ जादूगरी, क्योंकि मेरे साथ है मैथ्स के वो जादूगर जिन्होंने मैथ्स कर दी है बच्चों के लिए बहुत इजी। चलिए मुलाकात कराती हूँ अंकित जिंदल से। वेलकम टू माय शो सुनो विद ज्योति विनय कपूर। बहुत सारे सवाल मैं इवन न्यू जनरेशन को देखती हूँ, इन बच्चों को भी देखती हूँ, मैथ्स को लेकर खासकर इन बच्चों में बहुत ज़्यादा फियर होता है। मैथ्स का नाम लेते ही इन्हें नींद आने लगती है, चैप्टर इन्हें समझ नहीं आते हैं, फॉर्मूलाज इन्हें याद नहीं होता है। ये क्या चक्कर है मैथ्स को लेकर? एक्चुअली मैथ्स एक फ्रेंड की तरह है, ठीक है। अगर हम मैथ्स को अपना फ्रेंड बना लेंगे तो ये सारे सिम्टम्स शो नहीं होंगे। एक्चुअली अभी रिसेंटली कोरोना वगैरह के केस में क्या हुआ था कि कोरोना में जो स्टडी जो थी हमारी वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गई थी। तो ऑनलाइन में जो बच्चों ने प्रैक्टिस करी या ऑनलाइन बच्चों ने जो क्लासेस ली, उसमें बच्चों की रिटन प्रैक्टिस बिल्कुल छूट गई थी। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप वन ऑन वन टीचर के साथ इंटरेक्ट होकर नहीं करोगे तो आपको वो नहीं समझ में आएगा। अभी तक क्या चल रहा है स्कूल्स वगैरह में कि ऑनलाइन के बाद बच्चों का प्रैक्टिस हैबिट ही छूट गया है। प्रैक्टिस हैबिट छूटने से बच्चों की कैलकुलेशन, जो एक 7th ग्रेड में 8th ग्रेड में जो एक इम्पॉर्टेंट क्लास होती है जिसमें बच्चे कैलकुलेशन सीखते हैं, तो वो बच्चों ने कहीं ना कहीं मिस कर दी है, वो बच्चों ने कहीं ना कहीं लैक कर दी है। जिस वजह से जो इम्पैक्ट अब बच्चों पे दिख रहा है 9th ग्रेड के रिजल्ट पे, 10th ग्रेड के रिजल्ट पे, इस चक्कर में बच्चे फियर हो जाते हैं, डर जाते हैं। मैथ्स की बुक खोली, जैसे बुक खोली बच्चों को नींद आनी शुरू हो जाएगी, बच्चों को भूख लगनी शुरू हो जाएगी। बच्चा क्या हो रहा है कि उस चीज़ से बच्चा डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहा है, बच्चा उस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मुझे मैथ्स नहीं करती। फिर वो अलग अलग एक्सक्यूजेस देगा। क्यों? बात मैथ्स के सम की है, मैथ्स का सम में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ही होगा बस, लेकिन उसको किस तरीके से करना है बच्चा यहाँ पे लैग कर जाता है। तो टीचर्स जो होते हैं, जो स्कूल में जो टीचर्स करा रहे हैं, जो ट्यूशन टीचर्स करा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि स्कूल टीचर्स को आपका सिलेबस विद इन गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट करना होता है, बट ट्यूशन टीचर के साथ ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं है। जब तक बच्चों को नहीं समझ में आएगा, जब तक सर आगे नहीं करेंगे या मैम आगे नहीं करेंगी। अच्छा, ये चीज़ तो हमने देखी अंकित जी, कोविड टाइम में बच्चों का जो पढ़ाई का नुकसान तो बहुत हुआ है जी। कि मैथ्स ऐसा क्या सब्जेक्ट है या उसमें ऐसी क्या कैलकुलेशंस रहती हैं जिसमें इस सब्जेक्ट पे हमने सबसे ज़्यादा नुकसान देखा? मैम मैथ्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट है एंड अदर सब्जेक्ट्स आर वेरी डिफरेंट बिकॉज ऑल सब्जेक्ट्स रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आर लर्निंग सब्जेक्ट। आज मैं आपके पास पहुंची हूँ एक ऐसी मैथ्स की क्लास में जहां मुझे पहली बार डर नहीं लग रहा। हर किसी एक स्टूडेंट से जुड़ा हुआ ये मैथ्स से डर क्यों लगता है? मैथ्स एक डिफरेंट ही सब्जेक्ट है मैम, ठीक है। सो बाकी सारे सब्जेक्ट्स अपनी अलग साइड कर दीजिए और मैथ्स एक अलग साइड कर दीजिए, बिकॉज बाकी सारे सब्जेक्ट्स लर्निंग बेसिस सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको कैलकुलेशंस करनी है। सो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं मैथ्स को, जो मैथ्स सब्जेक्ट जो है उसको मैं दूसरा नाम ये दूंगा कि प्रैक्टिस सब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमने बचपन में नोटबुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, तो जो हमारी नोटबुक होती थी हिंदी में क्या लिखा हुआ होता था उस पे? अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका लिखा हुआ होता था। तो अभ्यास पुस्तिका क्यों लिखा हुआ होता था उस पे? क्योंकि उस कॉपी का मतलब होता था कि मैं जो कॉपी हूं उस पे बच्चा अभ्यास करेगा। लेकिन लर्निंग सब्जेक्ट के लिए आपको बस लर्न ही करना है, मैथ्स के लिए अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। तो एज यूजुअल जो हमने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो जो प्रोवर्ब है वो पूरी प्रोवर्ब इस मैथ्स सब्जेक्ट में फिट होती है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप जीनियस होगे। अब फियर लगने का बच्चों का रीजन यही होता है कि बच्चे ने
बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करता हुआ आए हैं बच्चे, बचपन का बेसिक्स वीक नहीं है। आपसे जो अभी आप प्रेजेंट जिस क्लास में हो, आपसे जो प्रीवियस क्लासेस थी, आपको टेबल्स लर्न नहीं है, आपको जो स्क्वायर्स लर्न नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें मिलके ना एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। लेकिन अंकित जी, मैंने ये चीज़ भी देखी है कि कुछ बच्चे प्रैक्टिस से भी बचते हैं। अब जैसे जब हमारा इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी चीज़ का, तो हम उस चीज़ से बचना चाहेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम ये देख रहे हैं कि बच्चा प्रैक्टिस से बच रहा है, लेकिन हम उसके बैकग्राउंड में हमें ये देखना है कि बच्चा प्रैक्टिस से क्यों बच रहा है। अगर हम कहें कि बेटा क्रिकेट खेलाओ, बच्चों क्रिकेट खेलाओ, अब उसमें तो कोई ऐसे नहीं करेगा कि बचना चाहेगा। अब उनको व्हाट्सएप चलाना है, उसमें तो उनको कुछ फियर नहीं है, या उनको कुछ ऐसा कि वो उससे बचना चाह रहे हैं व्हाट्सएप चलाने से। तो बाकी सारी चीज़ों से बच्चा नहीं बचना चाह रहा, केवल मैथ से ही बचना चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिसिंग है, जिससे वो उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। ओवरकम नहीं करने की वजह से बच्चे को जब वो चीज़ें कर रहा है, वो मैथ्स कर रहा है, या तो उसको भूख लग रही है, या उसको नींद आ रही है, या फिर वो डर इतना रहा है क्योंकि उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने का रीज़न बहुत सारे एन फैक्टर्स हैं कि आपका बेसिक्स वीक है, ठीक है। आपको गाइडेंस कैसी मिली है कि आपको जिस टीचर ने कराया उन्होंने केवल टाइम पास किया है आपके साथ, या आपके साथ एक्चुअली मेहनत करी है, आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि बच्चे का फियर खत्म करने के लिए। फियर एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है कि शॉर्ट टर्म में फियर खत्म नहीं कर सकते हम। हमें एक को लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा किसी चीज के लिए, तो अगर हमें कॉन्फिडेंस किसी चीज के लिए बिल्डअप करना है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब अगर जिस फील्ड में भी हम होते हैं, तो होता क्या है कि अगर आप उस चीज की डेली प्रैक्टिस करोगे, आप मास्टर हो जाओगे। बिल्कुल। तो उसी तरीके से आप फर्स्ट टाइम अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको डर लगा, लेकिन अब होता क्या कि बच्चों ने पहली बार क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करके बच्चे डर गए कि हमसे सॉल्यूशन नहीं हुआ, बच्चों ने आंसर चेक किया, हमसे नहीं निकला। अब बच्चों ने क्या किया, नहीं हो रहा हमसे, बुक बंद करी। बस यही पॉइंट बच्चों को चेंज करना है। अगर वो बच्चा सेकंड टाइम प्रैक्टिस एक बार और कर लेगा, तो क्या होगा, उसको अब हो सकता है आंसर सही आ जाए उस टाइम में, तो वो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। अब होता क्या कि बच्चे बुक खोल के बैठे, पेरेंट्स ने बोला, टीचर ने बोला कि प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है। अब बच्चों ने स्टार्ट किया करना, अब बच्चों ने पहला क्वेश्चन किया, अब वो नहीं हुआ, सॉर्ट ऑफ एनी रीजन, या तो उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, फॉर्मूलाज लर्न नहीं है, या उन्होंने क्रैम किया था क्वेश्चन को। उसके बाद अब बच्चे ने स्टार्ट किया, बच्चे से क्वेश्चन ही नहीं हुआ सॉल्व। अब उस टाइम पे क्या होगा, बच्चा डिमोटिवेट हो गया कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, और मैथ्स तो होती नहीं है, बंद करा और वो रख दिया। लेकिन अगर इसी में ही बच्चे को थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए कि बेटा एक बार गलत हो, 2 बार गलत हो, 3 बार गलत हो, लेकिन करके लेके आना है, तो वो क्या होगा कि छोटी छोटी चीजें आप देखोगे एक हफ्ते बाद थोड़ा सा चेंजेस आएगा। यानी कि प्रैक्टिस करने से ही मैन परफेक्ट, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, बिल्डअप हो जाएगा। तो एक तो बात आपने ये बताई कि मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा यही सवाल था कि प्रैक्टिस से भी कुछ लोग बचते हैं, वो इसीलिए कि उनके फॉर्मूलाज क्लियर नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, या बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होता। एक चीज़ और मैं ये देखती हूँ कि मैथ्स में एक ही सम को सॉल्व करने के लिए कई डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, और कई बार इन्हीं फॉर्मूलाज पर भी लड़ाई होती है। कोई मास्टर एक फॉर्मूला मानता है सेम सम को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा मास्टर दूसरे फॉर्मूला को सही मानता है। तो यहाँ पर बच्चे फिर किस तरह की कॉल लें? अब 2 + 2 7 नहीं कह सकते, 2 + 2 4 ही होगा। बट 2 + 2 करने का आपका मेथड अलग हो सकता है, मेरा मेथड अलग हो सकता है। मैं 1 + 3 कर दूं, या फिर मैं 1 + 1 + 1 कर दूंगा, आंसर 4 ही आएगा उसका। सो डिपेंडिंग ऑन द टीचर, ठीक है, कि उस टीचर ने उस फॉर्मूला को कितनी प्रायोरिटी दी है, ठीक है। अब जैसे 2 + 2 आंसर सेम है, बट देयर इज स्टेप मार्किंग। अगर मैं बात करूं कि एकेडमिक्स की, तो ये जो एकेडमिक्स क्लासेस होती हैं हमारी 6, 7, 8, 9, 10 की, तो इसमें टीचर्स क्या प्रेशर करते हैं बच्चों को कि आपको स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग है। अब एक क्वेश्चन जैसे 5 स्टेप्स में सॉल्व होना है,
अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको 4 स्टेप में या 3 स्टेप में चेंज कर देते हैं, आंसर सेम आ रहा है, बट टीचर ने उनके मार्क्स डिडक्ट करे, या टीचर ने उनको बोला कि नहीं इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से होगा, ठीक है, और उन्होंने कहीं और पढ़ा, ट्यूशंस में पढ़ा या किसी और पेरेंट्स ने समझाया, तो उन्होंने उनको 2 स्टेप्स में बता दिया। अब स्कूल का मेथड है 5 मेथड, टीचर्स जो ट्यूशन टीचर्स है उनका मेथड है 2 स्टेप 3 स्टेप, आंसर सेम है, बट स्कूल वालों की जो साइकोलॉजी है, स्कूल टीचर की साइकोलॉजी है कि हमें बच्चे को पूरा 5 स्टेप्स में ही करवाना है। तो क्या वो गलत है या सही? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो भी सही है और वो भी सही है। इट डिपेंड्स ऑन कि बच्चे का उस टॉपिक का, उस क्वेश्चन का बेस क्लियर है या नहीं है। अब मार्क्स 7th 8th 9th के मार्क्स मैटर ही नहीं करते, मार्क्स मैटर करते हैं 10th बोर्ड के। 10th बोर्ड में आप 5 स्टेप लिखो या आप 4 स्टेप लिखो तो आपको सेम मार्क्स ही अवॉर्ड होंगे। कि आपका अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स आपने, एक बच्चे ने 5 स्टेप में लिखा है, एक बच्चे ने 4 स्टेप पे लिखा है, तो दोनों को 4 मार्क्स ही मिलेंगे। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं अंकित जी, टीचर्स का अलग प्रेशर होता है। ये मैं मैथ्स स्टूडेंट्स की खासकर बात कर रही हूँ यहाँ पर स्पेशली। स्कूल की टीचर्स उन्हीं फॉर्मूलाज को सही मानती हैं या वही फॉर्मूला बच्चों पर इम्प्लीमेंट करने को प्रेशराइज करती हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। ट्यूशन टीचर अगर डिफरेंट फार्मूला सिखाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ऐसे में बच्चा क्या करे? ऐसे में बच्चे को जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, देखिए अगर ट्यूशन टीचरों ने उनको मेथड बताया है तो वो बच्चा वो मेथड अप्लाई करके अगर स्कूल की फेयर बुक में या एग्ज़ाम शीट में वो मेथड कर रहा है, ठीक है, तो वो टीचर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब उसके 2 रीज़न, पहला रीज़न उसका ये है कि अगर ट्यूशन के मेथड को वो टीचर ओके कर देंगी तो उनके ऊपर आएगा कि अब ट्यूशन में अच्छा पढ़ रहा है बच्चा, तो अब बाहर बात पता चलेगी कि ये तो ट्यूशन का मेथड है मेरा, तो अब उसमें मैम को अपनी ईगो लगेगी कि भाई मेरा मेथड क्यों नहीं किया बच्चे ने। हमें ये चीज़ें साइड करके हमें ये देखना है कि बच्चे को कौन सा मेथड समझ में आया। हो सकता है कि ट्यूशन में एक मेथड ना समझ में आए, उनको स्कूल टीचर का समझ में आया है, तो वो ओके है बच्चे के लिए। और अगर स्कूल का मेथड नहीं समझ में आ रहा है, ट्यूशन का समझ में आया, तो वो ओके है। अगर मैम ने मार्क्स डिडक्ट कर लिए तो ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा पेशेंसली मैम से एक बार पूछना कि मैम इस मेथड में क्या गलती है मेरी जी, फिर वो मैम एक्सप्लेन। अगर आप, अब क्या होता है ना, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे डैट मैम ये वाला मेथड सही, आंसर सही आ रहा है हमारा, तो उसमें ना टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, आपका वे ऑफ टॉकिंग टीचर से आपका ऐसे होना चाहिए कि मैम ये मेथड किया है, मैम इस स्टेप में क्या गलती है, तो मैम कहेंगी हाँ ये गलती है मैम, आंसर तो ठीक आ रहा है। अगर पोलाइट टीचर होंगे और टीचर्स को लगता है कि हाँ भाई बच्चे ने मेहनत करी है, बच्चे ने एटलीस्ट किया तो सही, तो वो उनको फुल मार्क्स ही गिवन। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो थोड़े से जिद्दी टाइप के हो जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं कि भाई ट्यूशन टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि मेरे मेथड से ही करोगे मैं तभी दूंगा। आप एक चीज बताइए मेरे को, 10th बोर्ड में मोर देन लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल, और लाख स्टूडेंट्स एटलीस्ट 500 टीचर से पढ़ के आ रहे हैं। बोर्ड पे आपका रोल नंबर लिखा होता है, आपका स्कूल नहीं होता, आपका नेम नहीं होता। टीचर्स कौन चेक करते हैं? डिफरेंट टीचर्स चेक करते हैं। अब स्कूल में तो पता है कि इस क्लास के स्टूडेंट है तो इसलिए ये टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उनको उनकी कॉपी पता है। लेकिन बोर्ड्स वालों को तो नहीं पता, वो भी किसी ना किसी स्कूल में पढ़ाते होंगे। अब वो जो बच्चों के मार्क्स देंगे, अगर वो अपने अकॉर्डिंग चले तो ऐसे तो किसी के 80 आउट ऑफ 80 आ ही नहीं सकते। तो उस टाइम पर क्या होगा कि वो आंसर ठीक है, स्टेप 4 की जगह 3 लिखे हैं, तो वो पूरे मार्क्स ही देते हैं। ये ड्रामा ही कहूंगा मैं इसको, ये जो ड्रामा सा, ये जो स्कूल का ना आज की डेट में जो सिस्टम है ना, बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। यानी कि सिस्टम अब कुछ इस तरह से बदला जाना चाहिए कि बच्चे ने किस मेथड से सॉल्व करके करेक्ट आंसर लाया है, yes. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ये देखते हैं, जैसे मेरा पहला भी सवाल था कि एक सम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं,
कई बार इन डिफरेंट फार्मूलाज की हम शॉर्टकट्स भी देखते हैं, शॉर्टकट्स, राइट। लेकिन ये शॉर्टकट्स सम्स में लगाना कितना ठीक है? मैथ्स, मैं दो चीज़ों से मैं कंपेयर करता हूँ मैथ्स को। एक मैथ्स मेरा एकेडमिक मैथ्स है, एक मेरा कॉम्पिटिटिव लेवल मैथ्स है। अब 10th बोर्ड में या किसी भी आप क्लास में 9th का ले लीजिए, उसमें 25-30 क्वेश्चंस आते हैं और मुझे टाइम मिलता है 3 आवर्स का, क्योंकि उसमें मुझे स्टेप लिखने हैं। सेम वही क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल में आते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे और टाइम होगा हमारे पास 40 मिनट्स ओनली, 40-50 क्वेश्चंस के। अब सेम क्वेश्चन है, अब उसमें हम एग्जाम टाइम में कैसे करेंगे, पूरा सॉल्व करके करेंगे। अगर हमने शॉर्ट ट्रिक यूज कर लिया तो टीचर्स को प्रॉब्लम होगी कि शॉर्ट ट्रिक्स नहीं यूज करनी, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। लेकिन कंपटीशन लेवल में क्या होगा कि आप जितना ज्यादा डायरेक्ट करोगे, क्वेश्चन आपने रीड किया और आंसर ऑप्शंस आए मेरे पास, इनको एलिमिनेट किया और टिक किया। मेरा गेम ये टेम्परेरी क्लासेस का नहीं होता है पढ़ाने का। अगर बच्चे को पढ़ाना है ना, तो फिर उसको चीजें, दोनों चीजें आनी चाहिए। आपको एकेडमिक्स पहले उसको ऐसे पढ़ाओ एकेडमिक्स कि एकेडमिक्स में वो चैंपियन हो जाए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक सिखाने का फायदा है। अब शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है ना मैम, क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि क्वेश्चन देखा, अरे हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये आएगा। अब वो जब बच्चा सॉल्व करेगा ना, अभी तक उसको लग रहे थे 4 मिनट्स, लेकिन जब उसको पता है कि ये आंसर आना ये इस तरीके से सॉल्व होगा, तो उसको लगेंगे 2 मिनट्स। तो एक मिनट, सेकंड्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें फार्मूलाज को इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक और मेरा सवाल है इस तरह अंकित जी कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ सेम टॉपिक्स हर बच्चे के लिए डिफिकल्ट होते हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं और उनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी? टॉपिक्स अगर मैं बात करूं कि एक ओवरऑल, अगर मैं पूरे जैसे 7th, 8th, 9th, 10th, ये 4 क्लासेस इंपॉर्टेंट है हमारे पास, 7th, 8th, 9th, 10th, कि जो बच्चों का जो बेसिक जो चीज़ें हैं जिसमें बच्चे लैक करते हैं और जो फियर आता है, वो आता है कैलकुलेटिव पार्ट में। स्कूल में मैथ्स की बुक सेम है सब बच्चों की। एक फॉर इंस्टेंस कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स की बुक सेम है सबकी, टीचर सेम है, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं बच्चे, लेकिन टॉपर कितने? टॉपर केवल एक। क्यों टॉपर एक? पढ़ाया तो उन्होंने, टीचर ने सबको है, बच्चे ट्यूशन्स भी पढ़ रहे हैं, टॉपर एक क्यों? क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग है मैम। अब कोई बच्चा जीनियस है, कोई बच्चे का कैलकुलेटिव पार्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी की राइटिंग गंदी है। एक राइटिंग सेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा अगर 5 बना रहा है तो वो 3 लगता है, 7 बना रहा है तो वो 1 लगता है, तो कुछ बच्चों का वो मिसिंग है। अब होता क्या है कि जो बच्चे, जो कैलकुलेटिव पार्ट की अगर मैं बात करूं कि कैलकुलेशन, अब जैसे टेबल्स हैं, अब टेबल्स बच्चों को कहां तक, 9 तक या 12 तक मैक्सिमम याद होती हैं। अगर मैं 19 का सुनूंगा तो ब्लैंक हो जाएंगे। अब प्राइम नंबर्स पूछो, प्राइम नंबर्स नहीं सुना पाएंगे, ठीक है। स्क्वायर्स इतने इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर्स सारी क्लासेस में इंपॉर्टेंट है, 7th, 8th, 9th, 10th में। तो अगर बचपन से ही ये चीज नहीं हो पाई ना, तो इम्पैक्ट सारा कहां गया? 10th बोर्ड पे। पेरेंट्स सोते रहते हैं 7th, 8th तक, और वो कब जगते हैं? इस बार बोर्ड्स है बेटा, आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने, प्रेशर कर दिया बच्चों के। अब आप ये देखिए कि पेरेंट्स का प्रेशर करना भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बच्चे की बात करूं, अब देखिए बच्चा कितने बजे उठ रहा है सुबह सो के? 7 बजे। बच्चा 6 बजे, अब वो 6:30 बजे बस आके 7 बजे चला गया, कितने बजे आया? 2:30 बजे, 3 बजे आया, आके 1 घंटा फ्रेश हुआ, खाना वाना खाया, उसके बाद ट्यूशन टाइमिंग हो गई। ट्यूशन से बच्चा कितने बजे हुआ? मैथ्स पढ़ के आएगा, साइंस पढ़ के आएगा, 7 बजे बच्चा फ्री हुआ। अब 7 बजे के बाद सुबह 6 बजे उठने के लिए बच्चे को कितने बजे सोना चाहिए? 10 बजे, 11 बजे। अब 7 से 10 में 3 घंटे इसमें डिनर भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सर ने प्रैक्टिस दी है वो भी करनी है, जो स्कूल से डिफरेंट सब्जेक्ट का होमवर्क मिला है वो भी करना है। अब उस टाइम में अगर आप बच्चे की जगह हो तो हम कैसे करेंगे? हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चा फिर भी कर रहा है, तो बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे ने क्या किया कि अपना पूरा टाइम डिवोट कर दिया, लेकिन उसके लिए टाइम ही नहीं बचा एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो इस केस में शेड्यूल जो बनेगा वो इस तरीके का बनना चाहिए कि हमारा जो आउटपुट है वो 100% आना चाहिए। आउटपुट कैसे आएगा? आउटपुट कैसे आएगा? अब आप देखिए कि जैसे मैंने
अब मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे मैंने पढ़ा। अब 3 घंटे पढ़ने से मैंने कल चेक किया कि बच्चा प्रैक्टिस तो करके लाया है, लेकिन अब मैंने उसको दोबारा क्वेश्चन कराया, वो करा ही नहीं उसने। क्यों? डर की वजह से, या फिर मुझे काम कंप्लीट करने की वजह से बच्चे ने चीटिंग कर लिया, पीछे से देख देख के कर लिया। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक स्टूडेंट है ए, कोई भी एक है, उसको मैंने कहा कि भागो, आप जितना तेज भाग सकते हो आप भागो। तो ए ने स्टार्ट करी रेस अपनी, ठीक है। ए ने जब स्टार्ट करी अपनी रेस, तो वो उसके अंदर जितना पोटेंशियल होगा, क्या वो उतना भागेगा?